नाउ कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 3.4 जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक छोड़ी थी। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करना है। तो इट मींस अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का जो हाफ है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। उसी रेक्टेंगल की लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 बड़ी है, is 36. Find the dimension of the garden. To start with this, हमें पता है जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो उसकी डिमेंशन में आता है लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेट द लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। प्लीज रिमेंबर, इसी ब्रेथ को हम विड्थ भी बोलते हैं, एक ही बात होती है, ये y मीटर हो गई। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई, x एंड y। देन स्टूडेंट, इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो होप सो आप जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट रिमेंबर द पेरीमीटर फॉर्मूला। क्या रहता है ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? सोचो आप लोग अपने आप जल्दी से। तो वो आई थिंक तुम लोगों को याद आ गया होगा, 2 टाइम l प्लस बी, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन, ATG की फुल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू गिवन। जो पेरीमीटर का हाफ है वो 36 है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर यानी कि 2x प्लस वाई इज 36। ध्यान देना, ये क्या किया मैंने लिखा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। एक्चुअल में ये जो बीच वाली इंफॉर्मेशन है उसे बाद में फॉलो करेंगे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। ये लिखा हुआ है पेरीमीटर का आधा ही रेक्टेंगुलर गार्डन में 36 है, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो x प्लस वाई बिकम 36। ये बन गई पहली अलजेब्रिक इक्वेशन इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल वाली। तो x प्लस वाई का सम कितना आ रहा है? 36। ऑन द अदर हैंड इट इज आल्सो गिवन दैट की जो लेंथ है इसका मतलब इक्वल टू 4 मोर देन विड्थ। तो ये ऐसे लिखा हुआ मैथमेटिकली, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। तो लेंथ का मतलब x हुआ, तो x इज 4 प्लस वाई। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे को अपनी इक्वेशन, 2 इक्वेशंस मिल गई है। नाउ वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑन इट। तो देखो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था ग्राफ के लिए कम से कम हमारे को 4 टेबल वैल्यूज, 3 टेबल वैल्यूज चाहिए है। तो x प्लस वाई 36 है, y की वैल्यू 36 माइनस x आ गई। तो बहुत बड़ा टेबल वैल्यू जाने वाला है इस बार, क्योंकि 36 तक जा रहे हैं हम लोग। तो नो प्रॉब्लम फॉर दिस। हमने यहाँ पे एक बार x को 0 डाल दिया, y 36 आ गया, एक बार y को 0 डाल दिया, x 36 आ गया। और एक आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर लीजिए, मैंने 18 यूज कर लिया। एक मीन्स मैं जो ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं वो 36 तक लेके जाऊंगा। दूसरे केस में x इक्वल टू वाई प्लस 4 है। इसके लिए बेटा जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे इसके भी 3 सोल्यूशन चाहिए। देन वी पुट y as 0, तो x बिकम 4। क्लियर हो गया होगा? y0 x 4। नेगेटिव नहीं ले जाता, और अगर आप कहोगे तो मैं नेगेटिव भी ले जाऊंगा, तो नेगेटिव ले जाऊंगा। तो इस बार मैंने क्या करा, x को 0 डाल दिया, तो y बिकम -4। और एक आप अपनी मर्जी से ले लो, जो आपको सही लग रहा है, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सपोज करो 10 ले लिया, तो ये कितना आ गया? 14 आ गया। 10 नहीं लेते, 4 के मल्टीपल भी ले लेते हैं। ये 12 ले लिया, ये 16 आ गया। तो इस तरह से ये 2 टेबल वैल्यूज मेरे पास आ गई है। पहले एक बार दोबारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे ध्यान दो। सबसे पहले मैंने माना इसकी डायमेंशन होती है लेंथ और ब्रेथ, उसे ले लिया x और y। पेरीमीटर होता है 2 टाइम l प्लस b, इसलिए अकॉर्डिंग टू गिवन हाफ ऑफ द पेरीमीटर हो गया 36। 2 से 2 बढ़ गया, x प्लस y आ गया 36, x प्लस y आ गया 36। इज दिस ओके? देन लेंथ इज 4 टाइम ऑफ इट्स विड्थ, ऑलरेडी गिवन टू यू। तो लेंथ बिकम x, विड्थ बिकम y, तो इट बिकम x इक्वल टू 4y। आफ्टर हैविंग 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मैंने यहां से इसे शिफ्टिंग करके पहला और दूसरा टेबल वैल्यू निकाल ली। नाउ व्हाट वी नीड टू डू आफ्टर दिस टेबल वैल्यू? नाउ वी नीड टू प्लॉट अ ग्राफ ऑन इट। तो पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल योरसेल्फ। जैसे कि हम लोगों ने टेबल वैल्यू निकाल ली थी अपनी दोनों लीनियर इक्वेशंस की, नाउ वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ ऑन इट। तो बहुत केयरफुली इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि हमारे को डिमेंशंस फाइंड आउट करनी है। एंड यू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली बेटा, सब 4 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। तो 4 का टेबल चला रहा हूं, 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। सिमिलरली इधर भी 4 8 12
16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. In a very same manner बेटा इधर भी -4, -8, -12, -16, -20 and so on. This is just because of the reason कि अगर मैं अपने ग्राफ के ऊपर 36 तक पहुंचूंगा तो शायद पॉसिबल नहीं कि 36 उसमें ब्रैकेट्स हो गए या 36 उसके अंदर स्क्वायर बॉक्सेस हो गए. दैट इज व्हाई मैंने 4 के मल्टीपल्स पे से यूज किया है. तो पहला ग्राफ बन रहा है. देखो सबसे बेस्ट होता है 0 0 वाला लेना. ये तो फॉर्मेलिटीज है जो मैंने लिखी हुई है. आप देखना कितने आसानी से सिखाऊंगा आपको. x के 0 पे 36 ये रहा, y के 0 पे 36 ये रहा. क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने ये प्रैक्टिस कर ली होगी. स्केल उठाओ, सीधा इन दोनों को जोड़ो, 100% यही लाइन बनेगी आपकी विदाउट एनी कंफ्यूजन. बिल्कुल एक्यूरेट यही लाइन बनेगी आपकी. ठीक है बेटा. तो दिस इज द वे. आप कहोगे 18 18 आप चेक कर लेना. 18 18 बिल्कुल यही मिलेगा. दिस इज व्हाट वी हैव इन 18 18 दिस मिडल वन. ठीक है. पर नो नीड, सिर्फ 2 से काम चल जाएगा. 0 पे x के 4 पे y 0 यहां आएगा और y के 4 पे x के 0 पे y -4. तो x के 4 0 पे y -4. तो यहां आएगा बेटा ये -4. तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी. ठीक है. और जब आप इसे ग्राफिकली चेक करोगे अपने क्वेश्चन के अंदर, इस लाइन को जब आप ग्राफिकली चेक करोगे, क्योंकि आपको मैंने कहा ना एक्यूरेट ग्राफ होना चाहिए आपके पास इस पे वर्क करने के लिए. तो ये जो ग्राफ बनेगा मेरे पास वो समवेयर 2016 बनेगा इस तरह से. तो ये जो पॉइंट आएगा 20,16 आएगा. तो therefore x is 20 मीटर एंड y is 16 मीटर. बेटा जब भी ग्राफ बनाओ ग्राफ पेपर का यूज करो. एग्जैक्ट आंसर आपको खुद दिखाई देगा. इस तरह की कोई अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं, जिसमें लिखा है गिवन है हमारे को एक लीनियर इक्वेशन पहले से ही 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. एक लीनियर इक्वेशन है. हमारे को एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है दो वेरिएबल वाली इस तरह से कि उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पेयर इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन. कि जो उसका रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए उस लाइन के साथ वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो. ना तो यू हैव टू थिंक वेरी फास्ट कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती थी. तो व्हेन वी थिंक दैट ऑल थिंग्स, हमें याद आ रहा है इंटरसेक्टिंग बनती थी जब यूनिक सोल्यूशन होता था. यूनिक सोल्यूशन कब होता था? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था. याद आया? तो तुम्हें अपनी लाइन इसकी रिस्पेक्ट में कोई भी ऐसा एग्जांपल देना है. बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे को इसके रिस्पेक्ट में एक ऐसा आंसर लिखना है जिसमें a1 a2 b1 b2 के इक्वल ना आए. तो बेटा एक काम करते हैं, इसे और इसे किसी दो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मैंने जैसे मान लिया, लिख दिया 4x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0. और अगर आपको मल्टीपल नहीं करना है तो आप 9 लिख लो. ठीक है. तो अभी आप चेक करके देखो, a1/a2 तो हाफ आ रहा है और b1/b2 1/3 आ रहा है. तो हम लोगों ने चेक किया. ये हमने खुद अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहे हैं बेटा. इस तरह से अपनी मर्जी से लिखना है. मैंने कहा इनफिनाइट तरीके का लिखने के. चेक करते हैं कि a1/a2 तो आ रहा है 2/4 यानी कि हाफ, और b1/b2 आ रहा है 3/9 which means 1/3. Therefore a1/a2 is not equal to b1/b2. Therefore it is unique solution, hence intersecting line. तो ये लॉजिक क्या है इस पूरे टॉपिक में ध्यान देना. ये छोटा सा क्वेश्चन ये इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हें अपनी मर्जी से एक ऐसी लाइन लिखनी है जो इस लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशंस बनाए. तुम्हारे मन में अगर एक इक्वेशन आ रही है x प्लस वाई इक्वल टू 5 तो भी चलेगी. आपके रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि a1 a2 और b1 b2 का डिफरेंस मतलब रेशो सेम ना हो. अब पहला लाइन आ रही है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन की डिमांड हो रही है. नो सॉल्यूशन की डिमांड हो रही है तो इसका मतलब a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल हो, लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो. मतलब पहले दो नंबर तो एक जैसे मल्टीप्लाई हो, दूसरा वाला नंबर लास्ट वाला नंबर उस पर्टिकुलर से मल्टीप्लाई ना हो. तो मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं. देखिए मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 4x, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 6y, जिससे कि रेशियो सेम आएगी. लेकिन इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया. आप कुछ भी लिख दो, आप चाहे तो 12 लिख दो, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए. तो नाउ बेटा आप चेक करो. तो व्हाट यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस, a1/a2 तो इट इज 2/4 हाफ, b1/b2 दैट इज आल्सो 3/6 हाफ. Is this okay? Then c1/c2
-8 अपॉन -12 विच इज 2/3 जो हाफ नहीं है, हेंस इट रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। ठीक है, तो मैं वेरिफिकेशन सिखाता जा रहा हूं आपको कि आपको जब इसमें लेना था तो कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए था x और y का, और C1 C2 पे हमें कोई कनेक्शन ही नहीं था। इसमें A1 A2 और B1 B2 की रेशियो सेम आनी चाहिए थी, इसलिए कॉमनली मल्टीप्लाई किया और C1 C2 को अलग कर दिया, उसे कॉमनली मल्टीप्लाई नहीं किया। अब कोइंसिडेंट लाइंस कब आती थी? जब इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन होता था। अब इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन कब होता था? जब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 के इक्वल होता था। जब ये तीनों केसेस होते थे तो इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन बोला जाता था। इस केस में अब जो मुझे लेना है वो तीनों के तीनों नंबर एक ही कॉमन मल्टीपल पे लेने हैं। तो आप सोचो कि मैं सबको या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 3 से या 4 से, मेरी चॉइस है। तो सबको 2 से कर रहा हूं मैं। 4x 6y 60। इस तरह से मैंने अपनी नई लाइन लिख ली। सिंस अगर मैं अब A1 A2 निकालूं तो वो आ रहा है 2/4 दैट इज हाफ। B1 B2 निकालूं दैट इज 3/6 अगेन हाफ, और लास्ट में C1 C2 निकालूं -8/16 दैट इज आल्सो हाफ। व्हाट ऑल दीज थ्री टर्म्स रिप्रेजेंट कि ये इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसलिए लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस है। तो आपको समझ आया? इन शॉर्ट ये क्वेश्चन था, इक्वेशन थी, मैंने 3 इक्वेशन अपनी मर्जी से लिखनी थी इन सर्टेन कंडीशंस के साथ कि इसमें ये वर्क ना करे, A1 A2 B1 B2 की इक्वल ना आए, इसमें ये दोनों तो इक्वल आए लेकिन C1 C2 इक्वल ना आए, और इसमें तीनों ही इक्वल है। तो जिसमें तीनों में इक्वल है उसे आप अपनी लाइन का एक कांस्टेंट नंबर से, जैसे मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो रेशियो सबकी 1/2 आ गए। इसमें शुरू के 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन तीसरा वाला स्पेशली 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, कुछ भी लिख दिया अदर देन 2 का मल्टीपल, और लास्ट वाले में तो किसी को भी किसी भी कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया। हेंस वी आर हैविंग ऑल दी 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है ड्रॉ करो एक ग्राफ, ड्रॉ करो ग्राफ एक इस इक्वेशन पे, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन पे और इस सेकंड लीनियर इक्वेशन पे, इन दोनों पे ग्राफ बनाना है। फिर कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के जो हमारी इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है। तो क्वेश्चन में 3 बातें हैं, 2 लाइन से रखी है, उससे ग्राफ बनाने हैं। उन ग्राफ को बनाने के बाद हमारे को एक ट्रायंगल सिलेक्ट करना है जो इन 2 लाइनों ने एक्स एक्सिस से के साथ बनाया है, दूसरी बात, और तीसरी बात फिर शेड करना है उसके ट्रायंगुलर रीजन को। तो लेट्स स्टार्ट विद द लाइंस। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया लाइन बनाने के लिए वैसे तो 3 पॉइंट्स निकाल लेने चाहिए, लेकिन आप चाहो तो मैंने आसान कर दिया आपके लिए कि आप अगर कोऑर्डिनेट्स निकाल सको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे तो सबसे बेस्ट रहता है। तो एक बार x को 0 डाल दिया मैंने तो x खत्म हो गया, तो y की वैल्यू 1 आ गई, और एक बार y को 0 डाल दिया तो x की वैल्यू -1 आ गई। इज दिस क्लियर? क्या किया मैंने, एक बार x को 0 डाला तो यहाँ पे 0 आया, 0 - y + 1 = 0, -y + 1 = 0, y की वैल्यू 1 आ गई। फिर एक बार मैंने y को 0 डाल दिया, x - 0 + 1, x + 1 = 0, x की वैल्यू -1 आ गई। तो इसलिए मुझे पहली टेबल वैल्यू मिल गई। ऑन द अदर हैंड जब मैं दूसरी टेबल वैल्यू की बात कर रहा हूं आपके साथ, उसके अंदर भी हम लोग x और y को 0 0 डालेंगे। एक बार x को 0 डाला, देखो मैं फिर से सॉल्व करके दिखाता हूं, तो ये आ गया 3 × 0 + 2y - 12 = 0, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, और एक बार जब मैं इसको 0 डाल दूंगा तो ये 4 आ जाएगी। तो ऑन दिस बिहाफ बेटा एक बार हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 2। जिस दिन आपको लगे कि आप x को और y के कोऑर्डिनेट्स आराम से ढूंढ पा रहे हो विदाउट एनी फ्रैक्शन, यही बेस्ट तरीका होता है। आपने जैसे इन दोनों को देखा, ये दोनों टेबल वैल्यूज आ गई, कैलकुलेशन समझ आ गई। एक बार x को 0 डाला तो ये आ गया 2y = 12 और y = 6। एक बार y को 0 डाला तो आ गया 3x = 12, x = 4। नाउ वी प्लॉट द ग्राफ ऑन इट। अब हम इस पे ग्राफ बना लेते हैं आपके लिए। कैसे बनेगा ग्राफ देखो आप सब, मैंने यहाँ पे अपना अरेंजमेंट स्टार्ट किया ग्राफ को प्लॉट करने का। यहाँ पे 0 1 2 3 6 तक है काउंटिंग, 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, नेगेटिव ज्यादा है नहीं। तो ये मैंने एक जनरल कार्टेशियन प्लेन बना लिया ग्राफ पेपर पे। याद रखना आपको एक्यूरेट ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, ग्राफ पेपर अरेंज करना, उस पे बनाना। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका ग्राफ आपको बोर्ड पेपर वाले एग्जामिनेशन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब कुछ ग्राफ पे विद पेंसिल ही बना होना चाहिए अगर पूरे नंबर चाहिए।
x की वैल्यू 0 पे y1 तो ये रहा, और x की वैल्यू -1 y0 ये रहा वो पॉइंट। तो ये मेरे पास चली गई फर्स्ट लाइन इस पर्टिकुलर इक्वेशन की। तो दिस इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देन बेटा x के वैल्यू 0 पे 6 यहां आएगा, और यह आ गया 40 यहां आएगा। तो ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई, ठीक है। तो ये लाइन किसकी आ गई मेरे पास, दिस इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। ये एक वर्टेक्स हो गया A, ये एक वर्टेक्स हो गया B, और ये एक वर्टेक्स हो गया C। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या रखा है, इन वर्टिसेस के क्या ढूंढने हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ढूंढने हैं, इन वर्टिसेस के कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। वर्टिसेस का मतलब है इनके कोऑर्डिनेट्स। तो पॉज करो वीडियो को, पॉज करो वीडियो को, जल्दी से कोऑर्डिनेट सोचो। तो आई थिंक आप लोगों ने पॉज करने के बाद कंक्लूजन ढूंढ लिया होगा। तो अभी बताओ जल्दी से देखते हुए अपने आप कि C क्या होगा, C विल बी 40। तो मैंने C का कोऑर्डिनेट लिख दिया 40। वर्टिसेस जहां पे ट्राइंगल ने x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करा है, क्योंकि मैंने कहा था ट्राइंगल बनना चाहिए इन दोनों लाइनों का x एक्सिस के साथ। तो ये x एक्सिस है, आपको पता ही है। तो ये आ गया मेरे पास C का कोऑर्डिनेट। अगर मैं B की बात करूं तो इधर से 2 और इधर से 3, आप ग्राफ पेपर लोगे तो एक्यूरेट दिखाई देगा 2 3। और अगर आप A की बात करोगे तो इट इज -1 0। तो बेटा इस तरह से मेरे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। एंड व्हाट वी नीड टू आल्सो डू, वी हैव टू फाइंड आउट देयर शेडेड पोर्शन। हमें इनका शेडेड पोर्शन भी निकालना है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इन सेकंड क्वेश्चन। तो एक बार दोबारा सुन लो। पहली इक्वेशन मैंने इस बार 3 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट यूज करे क्योंकि दोनों में x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जब आपको कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली मिल जाए विदाउट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, तो यही बेस्ट तरीका होता है। तो इससे मेरे पास एक लाइन आ गई, दूसरे से दूसरी लाइन आ गई। क्वेश्चन में वर्टिसेस पूछे थे तो ABC नाम के 3 वर्टिसेस निकाल दिए। फिर कैसे निकले, अगर ये x एक्सिस पे है तो -1 0, ये भी x एक्सिस पे है तो 4 0, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस है जो ग्राफ पेपर पे देखेगा 2 3 से 2 3 आ गया। फिर इन्होंने कहा था शेडेड पोर्शन निकालो, मैंने शेडेड पोर्शन भी निकाल दिया। कई बार एक्स्ट्रा में ये एरिया भी पूछ लेते हैं कि इसका एरिया भी बताओ। तो आपको याद होगा अगर इन्होंने आपसे एक्स्ट्रा में एरिया पूछा है तो एरिया क्या होता था, याद होगा, एरिया होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट। तो बेस देखो यहां से लेकर यहां तक कितने यूनिट हो गया, 1 2 3 4 5। तो वी ऑब्जर्व दैट कि बेस तो 5 है। और हाइट की बात करो, अगर ये हाइट हो गई तो यहां से लेकर यहां तक कितनी हाइट है, 3 कॉलम्स, तो ये 3 आ गया। तो तुम्हारा एरिया आ गया इसका 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो होप सो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अदरवाइज रिपीट द वीडियो अगेन सो दैट कि आप अपने डाउट्स क्लियर करो। नाउ वी बिगिन टू आवर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन अलजेब्रिक मेथड। आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्राफिकल सॉल्यूशन जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा, अब हम लोग इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं विद द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस टुगेदर या साइमल्टेनियसली। तो अब मुझे लीनियर इक्वेशंस के पेयर को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब भी हमारे को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, आइदर वी ट्राई टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक मेथड और वी हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू अवर ग्राफिकल मेथड। लेकिन आज क्योंकि ग्राफिकल हम पढ़ चुके हैं तो अब अलजेब्रिक में आते हैं। और अलजेब्रिक बेटा 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है। इट इज सॉल्व बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स एंड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखने में नाम बड़े बड़े हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या होगा। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, आसान चीजें चलेगी। तो पैनिक ना हो, आराम से सोचो। और आज हम पहले शुरू करेंगे आपके साथ अब सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है बहुत आसान होता है। तो पहले एक एग्जांपल की हेल्प से सीखते हैं कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको रटना है, जस्ट यू नीड टू थिंक द क्वेश्चन, थिंक द कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन ओनली। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है सॉल्व x + y = 6, x - y = 2। तो बेटा जब यहाँ पे सॉल्व लिखा हुआ आ गया और ना तो लिखा है अलजेब्रिकली ना ग्राफिकली, तो चॉइस आपकी है। और जनरली उस केस में जब तक ग्राफिकली नहीं लिखा होता तो हम उसे अलजेब्रिकली ही प्लान करते हैं। प्लीज रिमेंबर, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड लिखा होता है या सॉल्व बाय ज्योमेट्रिकल मेथड लिखा होता तब तो हम ग्राफ की तरह वर्क करते हैं, जैसे पिछली एक्सरसाइज में करा है। क्योंकि अब लिखा है सॉल्व, तो इट मींस यू हैव 3 ऑप्शंस, आइदर यू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन द कोएफिशिएंट और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लेट्स बिगिन विद द मेथड सब्स्टिट्यूशन। आज हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। आपके पास कोई भी 2 इक्वेशंस दे रखी होगी,
आपको पहले उसमें से एक इक्वेशन को डिसाइड करना होगा जिसे आप कंसिडर करोगे, और उसे ही कंसिडर करना जो देखने में आसान सी लगे। तो मैंने यहां पे सॉल्यूशन में लिया सबसे पहले, लेट कंसिडर द इक्वेशन सेकंड। तो सिंस x माइनस वाई 2 है, इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, एक x एक y। इसमें से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ भी नेगेटिव ना चले मेरे साथ। तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 2। इज दिस ओके? x की वैल्यू आ गई y प्लस 2। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। याद रखो, जिस भी इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन करोगे उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डालनी है, उसी इक्वेशन में नहीं डालनी। आपने सेकंड से निकाल के सेकंड में डाल दिया, फिर तो क्या होगा? 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। हिंदी में दोबारा सुनो, इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, उसमें से जो भी आपको इजी लग रही हो वो उठाओ, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो। तो मैंने यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट कर लिया, y को उधर भेज दिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस x इन एनी ऑफ द रिमेनिंग इक्वेशन जो बची है। तो मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी, यहां क्या आ गया? y प्लस 2 प्लस y इज 6। I am just substituting this x in our question as y plus 2. So this is 2y equal to 4, y equal to 2. तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। After having y as 2, now you need to put this y in this equation so that x आ जाए। So बेटा x क्या आएगा? x था y plus 2, तो x become 2 plus 2. तो x की वैल्यू 4 आ गई। Is this okay? तो क्या क्या सीखा आप लोगों ने कि जब भी कभी सब्स्टिट्यूशन करना है, आप किसी भी दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन को कंसीडर करो, उसमें से एक वैल्यू निकालो और दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे मैंने यहाँ सेकंड इक्वेशन कंसीडर करी, x की वैल्यू निकाली और फर्स्ट वाले में x की जगह पे रख दिया। देन सॉल्व फॉर द आंसर। ना बेटा, जैसे मैंने कि आपको एक एग्जांपल सिखाया, सेम मेथड सब्स्टिट्यूशन हम एक्सरसाइज में करते हैं शुरू 3.3 ऑफ योर एनसीईआरटी ओनली। प्लीज एक बात जो मेरी आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अपने लिए चेक करना है कि ये यूनिक सोल्यूशन है या नहीं। आइदर आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा है या नहीं पूछा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, कई बार हम बहुत मेहनत कर लेते हैं एक्स और वाई निकालने के लिए और लास्ट में पता चलता है कि वो यूनिक सोल्यूशन ही नहीं है। और अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो हम उसका आंसर निकालने की कैपेबिलिटीज नहीं रखते इस लेवल ऑफ दी क्लास में। बड़ी क्लासेस में जाओगे आगे चीजें सीखी जाएगी। तो अभी आपको पता है, जैसे कि मैंने चेक करा, a1 अपॉन a2 1 आ रहा है, b1 अपॉन b2 माइनस 1 आ रहा है। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, हेंस ये यूनिक सोल्यूशन है। और व्हेनेवर यू ऑब्जर्व कि यूनिक सोल्यूशन आ गया है, आप उसे सॉल्व कर लेना, आप उसे सॉल्व कर लेना। अगर आपको लगे कि इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन आ गया या नो सोल्यूशन आ गया, तो लिख के छोड़ देना कि इसका इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन है या इसका नो सोल्यूशन है, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। यही आपके कोर्स का भी पार्ट है। तो प्लीज यहाँ पे लिखा है सॉल्व, सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन मैंने कहा आपको अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी प्रेफरेंस के लिए इसका यूनिक नेचर है या नहीं वो चेक करना है। तो क्या करूंगा मैं, फिर से एक इक्वेशन को फर्स्ट मानता हूं, एक को सेकेंड मानता हूं। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। मैंने सबसे पहले कंसिडर करी इक्वेशन सेकेंड। टेक इक्वेशन सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 4। आप देखो तो प्रीवियस जो एग्जांपल दिया था बिल्कुल उसके जैसा ही है। यहां से x या y की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने y को उधर भेज दिया, x आ गया y प्लस 4। होप सो यू आर गेटिंग इट वेरी केयरफुली। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें रखूंगा? क्योंकि ये इक्वेशन मैंने सेकंड से वैल्यू निकाली, तो किसमें रखूंगा? फर्स्ट में। बट इतना ही याद रखना है, सेकंड का यूज कर रहे हो तो फर्स्ट में पुट करना है, फर्स्ट का यूज कर रहे हो तो सेकंड में पुट करना है। तो जैसे मैंने इस x को वहां रखा इस x की जगह पे, तो यहां देखो ये आ गया y प्लस 14 एंड व्हाट दिस ब्रैकेट इंडिकेटिंग हियर? y प्लस 4। इज दिस ओके? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक से x या y निकाला, दूसरे में डाल दिया। 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इक्वल टू 10, y is 5 and after having y is 5, so x which is y plus 4 which is 5 plus 4, x is 9। तो इस तरह से बेटा मेरे को x और y की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो, x और y को यहां पुट करके देख लो। 9 प्लस 5 14, पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। 9 माइनस 5 4, दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है।
अगर आपके एक्स और वाई के सोल्यूशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट किया है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें लिखा है s माइनस टी 3 है, s अपॉन 3 t अपॉन 2 6 है। s माइनस टी 3 है, s अपॉन 3 t अपॉन 2 6 है। कुछ अजीब सा लगा तो आप सोच रहे हो, देख रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्योंकि कुछ कुछ अपोन में है। तो लेट्स मेक इट सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल। और आई थिंक तुम सबको पता है सिंपल बनाने के लिए मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा और 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। 6 की वजह से ऊपर 2 जाएगा, इधर 3 जाएगा और वी आर गेटिंग 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो आई थिंक दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट वी ऑलरेडी हैव इन आवर क्वेश्चन, वो पहले सिंपल फॉर्म में थी। तो क्या आपको पहले दोनों लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखना समझ आ गया? फर्स्ट में मैंने कोई चेंज नहीं किया, सेकंड में एलसीएम लिया। क्या ये एलसीएम लेने वाला थॉट क्लियर हो गया? अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन तो करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है? अपने लिए चेक करना है। a1 upon a2 हाफ आ रहा है, b1 upon b2 माइनस 1/3 आ रहा है। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। और जब भी ऐसा होता है, ये जब दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, और है तो सॉल्व होगा। सॉल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन कॉपी करी, s माइनस टी इक्वल टू 3, क्योंकि वही सबसे सिंपल थी और मैंने s की वैल्यू निकाल ली। टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन वी गेट अ वैल्यू ऑफ s। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि मैंने क्या कहा था अगर फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में डाल दोगे, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में डाल देना। तो मैंने सेकंड में पुट कर दिया 2 टाइम बड़ा सा ब्रैकेट, उसकी जगह पे आ गया t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 टाइम वी रिप्लेसिंग s विद t प्लस 3, ठीक है ना? इस s के जगह पे t प्लस 3 डाल दिया मैंने। 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36, 5p इक्वल टू 30t बिकम 6 इज द फर्स्ट आंसर। क्या किया मैंने? दोबारा सुनो, s माइनस टी 3 है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म था। सेकंड इक्वेशन को एलसीएम लेके सिंपल किया, यहां आ गए हम। इन दोनों इक्वेशन में से मुझे फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रही थी, उसमें से मैंने s को सब्स्टिट्यूट कर लिया। सब्स्टिट्यूट मतलब s की जगह पे t आ गया। सब्स्टिट्यूशन पता है ना, जिस दिन कभी कोई स्कूल में टीचर नहीं आती तो दूसरा टीचर एज अ सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। इसी तरह से s और t में से मैंने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? s को हटाया, t को ले आया और t को मैंने पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में। देन वी सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ t। क्या t समझ आ गया? सो नाउ फॉर s अब हम क्या करेंगे? हमें पता है s है t प्लस 3, तो s हो गया 6 प्लस 3, आंसर आ गया 9। इस तरह से बेटा मुझे s और t मिल गया 9 and 6। जब भी आंसर आए अपने लिए क्रॉस चेक कर लो। 9 माइनस 6 3 आ रहा है, पहली इक्वेशन हो गई। यहां चेक कर लो, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 18 36। तो ये हमारा अपना सेल्फ चेकिंग है हमारे आंसर की बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s एंड t इन द गिवन टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली।